सबसे मेजर इश्यू आपने तो बताया फिटमेंट फैक्टर, सबका नजर उसी का ऊपर ही है, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर निर्णय करने के लिए नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, हमारे साथ जो आप देख रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है, सी श्री कुमार सर, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और सर जो कि आपको पता है कि अब तमाम कर्मचारियों की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर, और 8वें वेतन आयोग में भी जो 18 तारीख को क्रूशियल मीटिंग होने वाली है जेसीएम, उसमें फिटमेंट फैक्टर का एक कहते हैं कि निर्धारण होगा कर्मचारियों की तरफ से, मतलब कर्मचारी नेताओं की तरफ से वो मांग सरकार को दी जाएगी कि हमारा फिटमेंट फैक्टर ये होना चाहिए। इसको लेकर भी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो सी श्री कुमार सर, जिनको कि आप जानते हैं कि ओपीएस के मसले पर इन्होंने मीटिंग का बायकॉट कर रखा था सरकार, तो हम इनसे आज बात करेंगे कि कल की जो मीटिंग है उसमें क्या रहेगा इनका रुख, क्या मांगे रहेंगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। सर बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर फिर से एक बार। नमस्कार। नमस्कार सर मीटिंग बहुत क्रूशियल है 8वें वेतन आयोग पर, जेसीएम की, स्टाफ साइड की, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर तो कुछ 4-5 तो होगा। देखिए, फिटमेंट फैक्टर के बारे में इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता। कल हमको खबर मिला मिश्रा जी ने दिल्ली में, तो अवेलेबल स्टाफ साइड मेंबर्स का सामने एक मीटिंग रखा है। हम टेलीफोन से उनसे बात करेंगे, नहीं तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट है तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इश्यू ऐसा है, सरकार ने 8वां पे कमीशन अनाउंस कर दिया, नंबर 1। उसका बाद हम लोग को चिट्ठी मिला आप लोग की तरफ से, पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए उसके बारे में बना के भेज दीजिए करके। सो जेसीएम स्टाफ सेट का तरफ से हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है, 8वां पे कमीशन क्या क्या करना है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या सब्जेक्ट आना है, उसका एक हम लोग ने बना के सरकार को दिया। उसका बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, शॉर्टली डीओपीएनटी बोलता है, उसका सेक्रेटरी मैडम ने हम लोग के साथ एक मीटिंग बुलाया पिछले महीने फरवरी में। तो हम लोग गया, हम लोग एक एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो दिया, उसका जस्टिफिकेशन उनका सामने रखा है, अलग अलग इश्यूज का हम लोग उनका सामने रखा है। फिर मैडम ने हम लोग को मीटिंग कंक्लूड करने का समय बोला, सबसे पहले आप लोग से हम लोग बात किया। अभी हम लोग का इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन है सरकार का अंदर, आपको मालूम है 2-3 मिनिस्ट्री मेजर मिनिस्ट्री है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें हम लोग सिविलियंस भी है, 11-15 लाख फौजी भी है, सोल्जर्स भी है, उनके भी वही पे कमीशन उनका बारे में भी सिफारिश करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसका बाद मेजर मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और पोस्टल डिपार्टमेंट। बाकी अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, आपको मालूम है सीएजी है और यूपीएससी है। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन से सरकार, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, कारण अल्टीमेटली केंद्र सरकार कर्मचारी को क्या बेनिफिट्स 8वां पे कमीशन का नाते मिलेगा, उसी का ऊपर ही स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी भी उन लोग का डिमांड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का सामने रखेगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सरकार ने चिट्ठी लिखा है, आप लोग की तरफ से 8वां पे कमीशन क्या क्या काम करना है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या होना चाहिए करके चिट्ठी लिखा है। तो कल पार्लियामेंट में भी एक जवाब आया, पार्लियामेंट में भी सरकार ने एक जवाब दिया, यही काम हम लोग अभी कर रहा है। लेकिन अभी तक कमीशन का चेयरमैन कौन है, मेंबर कौन है, सरकार अभी डिसाइड नहीं किया। हम लोग सब कंसल्टेशन प्रोसेस में है, तो जल्दी से जल्दी हम लोग उसका कार्रवाई करेंगे करके कल पार्लियामेंट में जवाब दिया। सो इस परिस्थिति में कल का स्टाफ साइड का कंसल्टेशन मीटिंग में ये सभी मुद्दा आएगा। लेकिन सबसे मेजर इश्यू आपने तो बताया फिटमेंट फैक्टर, सबका नजर उसी का ऊपर ही है, फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा। लेकिन फिटमेंट फैक्टर निर्णय करने के लिए सबसे पहले मिनिमम वेजेस के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। मिनिमम वेजेस कितना इंक्रीज हो रहा है उसी का मुताबिक ही फिटमेंट फैक्टर भी आएगा। तो फिटमेंट फैक्टर पहले नहीं इश्यू, सबसे पहले का इश्यू है मिनिमम वेज।
सरकार अच्छा। कर्मचारी का आज 18,000 रुपया तो मिनिमम बेसिक पे, प्लस आज का दिन 53% डीए और 2% आने वाला है 55%। बाय द वे ये केक 2026 में 2026 में डीए में बिकम 59 और 60, तो इस बीच में डीए आएगा। तो ये दोनों जोड़ेगा तो कम से कम 28,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली डीए और बेसिक पे दोनों मिलके आएगा। तो पे कमीशन में जनरली क्या होता है, 28,000 क्या सर ये बताया? 18,000 रुपया डीए हाँ बेसिक हाँ, पे मिनिमम, बेसिक अभी का जो है जी, अभी का उसका 60% डीए, जी। सो 50% मतलब 9,000, 60% मतलब मतलब अभी, मतलब अभी के अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपया डीए। जी इस 18,000 बेसिक पे का ऊपर, मैं एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, जी जी जी, ठीक उसका ऊपर मान लिए एक 26 में एक 10,000 रुपया डीए मिल रहा है। ये है। दोनों मर्ज करेगा, मर्ज करने में आएगा 28,000 रुपीज, ठीक है सर। 28,000 रुपया आएगा। जी ठीक है, सर। अब उसका ऊपर अभी कितना पे कमीशन इंक्रीज करेगा, दैट इज अ फैक्टर। वही फैक्टर है डिस्कस करने का विषय। अभी उसमें हम लोग ने उस दिन तो डीओपीएनटी सेक्रेटरी का सामने आर्ग्यूमेंट रखा है। ये पुराना फॉर्मूला है 1957 में। 1957 में हमारा देश का तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में एक निर्णय लिया, हमारा देश का वर्कर का मिनिमम तनख्वाह फिक्स करने का फॉर्मूला क्या है। तो उस फॉर्मूला डॉक्टर अक्रॉयड करके एक अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट था, उन्होंने हमारा इंडियन का क्लाइमेट, इंडियन का फूड हैबिट्स ये सब देख के उन्होंने एक चार्ट बनाया। एक आदमी जिंदगी में रहने के लिए एक दिन उसको कितना कैलोरी ऑफ फूड चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए टू इजेड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, ऐसा अलग अलग ये है मिनरल्स, ये सब चाहिए, उसी में कैलोरी कैलकुलेट होता है। तो उन्होंने बनाया एक फार्मूला, उसके लिए इतना एक महीने में इतना किलो चावल चाहिए, इतना किलो गेहूं चाहिए, इतना सब्जी, इतना आटा, इतना दूध, इतना अंडा, वो सब उन्होंने बनाया। उसका अलावा उन्होंने ये भी, उसके बाद निर्णय हुआ सरकार आपस में 1957 में, फिर आ गया फैमिली, एक फैमिली में कितना लोग हैं उसी का मुताबिक की तनख्वाह फिक्स करना है ना। तो उन्होंने डिसाइड किया मेल मेंबर है उसका एक यूनिट ट्रीट कर रहा है, सिंगल यूनिट, एक मेल मेंबर। उसका बाद फीमेल मेंबर मतलब वाइफ। अब वाइफ के लिए इन लोग क्या किया, 1 यूनिट ट्रीट नहीं कर रहा, 0.8 यूनिट। तो इसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, एक मेल को कितना कैलोरी खाना चाहिए उससे ज्यादा एक फीमेल मेंबर को चाहिए, कारण वो ऑफिस में भी काम करता है, फैक्ट्री में भी काम करता है, फिर घर में भी आके काम करता है। लेकिन इसको इन लोग ने ऐसे बना के रखा है, उसको मेल से 20% कम में रखा है। मेल के लिए फुल, वो लोग कम खाती होंगी, मतलब ऐसा उनका कम न्यूट्रिशन चाहिए, कम कैलोरी चाहिए, उनको कम, उनको कम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको कम विटामिन चाहिए, ऐसा तरीके से इन लोग रखा है, इसलिए उसको 0.8 यूनिट बोलता है। फिर आ गया बच्चा। अब बच्चा अभी उन्होंने फिक्स किया 14 उम्र तक, 14 उम्र तक। अब 14 उम्र का क्या मतलब है, सरकार का खुद कानून सरकार कर्मचारी के लिए बोलता है उनका बच्चा, उनका लड़का लड़की कोई भी हो, 25 उम्र तक सरकार कर्मचारी का डिपेंडेंट है, मेडिकल के लिए, बाकी सुविधा के लिए उन्होंने खुद रखा है 25। लेकिन 14 उम्र का बाद क्या बच्चा 14 में ही रहेगा, 14 का बाद तो जाएगा ना 25 तक। तो उनको भी क्या किया उन्होंने, 0.6 यूनिट ट्रीट कर रहा है, 1 यूनिट ट्रीट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मेल के लिए 1 यूनिट, फीमेल के लिए 0.8 यूनिट, और 2 बच्चा वो भी 14 उम्र का नीचे के लिए 0.6। सो सब मिला के 3 यूनिट, एक फैमिली का मतलब 3 यूनिट।
और 3 बच्चा हो गया तो सर? 3 बच्चा हो गया तो कुछ नहीं, उसको खाना नहीं देने का। 3 बच्चा छोड़ दीजिए, 3 बच्चा छोड़ दीजिए, आपका पेरेंट्स किधर जाएगा? हाँ, आपका इस बार तो फादर आप लोगों मदर, इस पहले बार तो आप लोगों ने हमारा हिंदुस्तान में हमारा सोसाइटी में एक सिस्टम है, जी, ओल्ड पेरेंट्स को देखना बच्चा लोग का जिम्मेदारी है। धर्म है, जिम्मेदारी है जी। हाँ, उसको हम लोग बोलता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी, लेकिन अभी केवल मॉरल नहीं है, लीगल हो चुका है। कैसे जी, लीगल हो चुका है? हमारा देश का पार्लियामेंट एक कानून पास किया, सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट। जी, तो पार्लियामेंट का कानून है। हम्म, अभी सब बच्चा लोग का लीगल जिम्मेदारी है, मॉरल नहीं है। अभी पहले मॉरल था, अभी लीगल जिम्मेदारी है। उनका पेरेंट्स को टेक केयर करना उनका जिम्मेदारी है। जी, अब बाय द वे कोई टेक केयर नहीं कर रहा, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके कंप्लेंट कर सकता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंक्वायरी करके उनका सीधा ऑर्डर देख सकता है, उसको महीने में 10,000 रुपया मेंटेनेंस को दे दो। अब सरकार कर्मचारी का ऊपर फिर एक्शन भी आएगा, तुम्हारा पेरेंट्स को नहीं देखा, इस कानून को तुमने वायलेट किया। तो इसीलिए हम लोग ने उनको बोला ये सब मन में रख के, फैमिली मतलब 5 यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट्स, इट कैन नॉट बी 3 यूनिट्स। तब तो इस बार बहुत पैसा बढ़ेगा सर। बढ़ना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है ना। यही तो हमने जस्टिफिकेशन दे रहा है ना, हम ऐसा नहीं बोल रहा हमको अब 40,000 दे दो, 50,000। अब तो जस्टिफिकेशन, मैडम का सामने हम लोग का मीटिंग हुआ, DOPNT सेक्रेटरी का सामने, उनका सामने ये पूरा रखा। इसका अलावा दूसरा विषय क्या है? ये खाना का लिस्ट है ना, खाना का लिस्ट इन लोग ने बनाया, उसमें नमक नहीं है। नमक जरूरत नहीं है खाना बनाने का। चाय का पत्ता नहीं है, कॉफी पाउडर नहीं है, बोर्नविटा नहीं, बूस्ट नहीं, हार्लिक्स नहीं, ओट्स नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा बहुत आइटम्स इस फूड का लिस्ट, लोग खाना का लिस्ट बनाया, उसमें बहुत आइटम मिसिंग है। ये कौन बनाया लिस्ट सर? ये सरकार ने या डॉक्टर एक्रोइड वाला फूड लिस्ट? 1957 में डॉक्टर एक्रोइड ने बना के दिया, उसको सरकार ने अप्रूव कर दिया। अच्छा, उसी लिस्ट पे 1957 से वही चल रहा है। अब कोई उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं, लेकिन अभी एक आ रहा है। अब इसका अलावा क्या कॉन्सेप्ट क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अब कपड़ा के बारे में क्या बोल रहा है? एक आदमी के लिए महीने में 5.5 यार्ड, मीटर भी नहीं है, यार्ड तो मीटर से कम है, 5.5 मीटर का यार्ड का कपड़ा है। उसका सिलाई का पैसा कौन देगा? कपड़ा का ऐसा ही पकड़ेगा। सन्यासी नहीं ना हम तो ऋषि सन्यासी नहीं है, ऐसा ही उसको ये करने के लिए उसका टेलरिंग चार्ज तक नहीं है। ठीक है, फिर अब रोटी कपड़ा मकान में तो अंडर गारमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए ना। अच्छा, आपका क्या कम, आप लोग क्या बनियन बोलता है हम लोग, अंडरवेयर, लेडीज हो जेंट्स हो, ये सब तो हमारा ड्रेस का एक पार्ट है, लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, आपका घर में बेडशीट तो चाहिए, बेड कवर चाहिए, पिलो कवर चाहिए, ये सब तो किससे आएगा? कपड़ा से ही आएगा ना, लेकिन वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसा बहुत एसेंशियल आइटम उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और मेजर इंपॉर्टेंट विषय हम लोग ने उनका सामने रखा है। अभी तो प्रधानमंत्री, कल भी प्रधानमंत्री साहब बोल रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो सब, राइट। अब एवरीथिंग हैज बिकम ऑनलाइन। एक बच्चा का डिलीवरी हो गया, उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना। आपका घर में किसी का डेथ हो गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट वो भी ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन किधर से आएगा? आपका पास नेट कनेक्टिविटी का जरूरत है। नेट ऑर्डिनरी फोन में नहीं आएगा, एंड्रॉइड फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आईपैड चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो ये एक मेजर खर्चा अभी सरकार कर्मचारी को हो रहा है, सभी कर्मचारी को हो रहा है। बिल्कुल। फिर बच्चा का एजुकेशन, आप LKG लोअर किंडरगार्टन से कितना भी हायर स्टडीज आप जाओ,
आजकल नेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब एसेंशियल, ये लग्जरी नहीं है, नथिंग इज लग्जरी, ये सब एसेंशियल है। तो ये सब के लिए सरकार कर्मचारी किधर से खर्चा करेगा? आपका रोटी कपड़ा मकान से ये सब मीट नहीं होगा। सो देयरफॉर मिनिमम वेज कैलकुलेट करने का समय ये केवल 15th ILC का रिकमेंडेशन और डॉक्टर आकरॉइड का ये काना का फॉर्मूला और 5.5 यार्ड कपड़ा, इसी में अभी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ये मिनिमम वेज का कैलकुलेशन का फॉर्मूला को बदल करना पड़ेगा। ये साधारण काम नहीं है, ये इट्स अ वेरी, कारण पिछले पे कमीशन पूरा उसी को फॉलो किया। अभी अचानक हम सरकार को बोलेगा, कमीशन को बोलेगा, वो नहीं सुनेगा। इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका जस्टिफिकेशन, उसका आर्गुमेंट पे कमीशन के सामने हम लोग को रखना पड़ेगा। तो वो अभी कितना आएगा अभी कैसे मालूम? कारण एटलीस्ट आपको पूरा हिंदुस्तान का मेजर सिटीज ABC 3 टाइप ऑफ सिटीज है। अभी 7वां पे कमीशन के बाद उसको XY सेट कर दिया। तो इस सिटीज में मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उसे थोड़ा कम लेवल का सिटीज है, पर नॉर्मल टाउन्स है। ये तीनों जगह का एवरेज प्राइस आपको निकलना पड़ेगा। दिल्ली में 1 किलो चावल कितना रुपया है? अब चेन्नई में सेम चावल कितना रुपया में मिलेगा? आटा, गेव, सब्जी। तो इसका एक ऑल इंडिया एवरेज आपको लेके आना पड़ेगा। उसी में फिर आपको ये कंजम्पशन यूनिट, हमने बोला ना 3 यूनिट की जगह में इसको 5 यूनिट को लेके आना। फिर बाकी रिक्वायरमेंट कितना परसेंटेज? अभी कपड़ा में हमने बोला अंडरगारमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बेडशीट इंक्लूडेड नहीं, पिलो कवर इंक्लूडेड नहीं, ये सब के लिए क्या फॉर्मूला है? फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का साथ सरकार कर्मचारी एडजस्ट करके रहने के लिए, उस एक्सपेंडिचर को भी मीट करने के लिए फिर उसका कितना परसेंटेज? सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट दिया, कारण रोटी कपड़ा मकान में नहीं चलेगा। बहुत साल का पहले रोटी कपड़ा मकान में नहीं चलेगा। फैमिली फंक्शंस है, शादी है, फेस्टिवल्स है, डेथ सेरेमनी है, ऐसा एवरी इंडिविजुअल को सोशल ऑब्लिगेशंस है। तो उसके लिए भी सर्टेन परसेंटेज मिनिमम पे फिक्स करने का समय रखना पड़ेगा करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया 25%। तो 25% विल बी फॉर ऑल दिस सोशल रिक्वायरमेंट्स, आपका फेस्टिवल के लिए, फंक्शंस के लिए, वो सब वो अभी ऐड कर रहा है। लेकिन इन एडिशन अभी हमने आपका सामने क्या क्या विचार रखा है, ये भी जोड़ना पड़ेगा। सो ये सब जोड़ने के बाद फिर कितना आएगा वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी तक वर्कआउट नहीं किया किसी ने। बहुत हो जाएगा, बहुत होगा मतलब क्या? वो तो रिक्वायरमेंट है ना आज। देखिए तो मतलब तो आप कर्मचारियों तो खुश होंगे ना आपकी बात सुन के कि भाई इस बार मतलब खुश का इश्यू नहीं है, सिलाना पड़ेगा इस बार। हम किसी को खुशी करने के लिए नहीं बोल रहा, हम साइंटिफिकली टेक्निकली बोल रहा हूँ। अभी फिफ्थ पे कमीशन में उसी समय सरकार IK गुजराल जी का सरकार था, इंद्रजीत गुप्ता एक बहुत बड़ा सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर था, मधु दंडवते था, रामविलास पासवान था, जय गोपाल रेड्डी था, ये लोग सब मिनिस्टर था। तो उसी दैट इज द फर्स्ट टाइम हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पुराना बेसिक पे का 40% सीधा फिटमेंट दे दिया। 20% रेकमेंड किया 5वां पे कमीशन। जस्टिस रत्नवेल पांडियन तमिलनाडु का भी जज था, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, उन्होंने केवल 20% रेकमेंड किया। हम लोग ने 50% डिमांड किया सरकार से। IK गुजराल का सरकार था उस समय। उसमें इंद्रजीत गुप्ता बड़ा कम्युनिस्ट नेता, ट्रेड यूनियन लीडर, वो होम मिनिस्टर था। बाकी ये सब हमारा मधु दंडवते साहब, रामविलास पासवान जी, इन लोग सब उस गवर्नमेंट में था। तो उन लोग का एक कमेटी बनाया, इंद्रजीत गुप्ता जी ने हम लोग से नेगोशिएट किया, अल्टीमेटली 20% को 40% कर दिया। उसके बाद ही कमेटी ने रिकमेंड किया 20%, पे कमीशन रिकमेंड किया 20%। अच्छा 20% क्या टोटल सैलरी का? नहीं, पुराना बेसिक पे का 20% आपको फिटमेंट फैक्टर, ओके, उसको हम लोग ने 50% मांगा। अच्छा, नेगोशिएशन में 40% ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमिटी, इंद्रजीत गुप्ता का चेयरमैनशिप का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमिटी, उसको 40% किया। सरकार ने उसको एग्री किया, अप्रूव किया।
उसका वजह से 5th पे कमीशन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को थोड़ा बहुत रीजनेबल तनख्वाह मिल रहा है। उसी 40% हमको 6th पे कमीशन भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य है 7वां पे कमीशन 15% भी नहीं दिया, वो केवल 14% दिया। उसमें सरकार कर्मचारी को कोई ज्यादा, आफ्टर ऑल 10 साल में एक दफा तनख्वाह बदल होता है, 5 साल में एक दफा नहीं है। 10 साल इंतजार करने के बाद ही तनख्वाह में परिवर्तन होता है। तो उस समय एक रीजनेबल सेटलमेंट नहीं करेगा तो मुश्किल है। सो इसलिए इस बार कितना उम्मीद है सर? नहीं, उम्मीद हम बिना कैलकुलेशन कैसे बोल सकता, हम ऐसा नहीं बोल सकता ना, बाकी लोग बोलते कल आखिर कुछ तो बात रखेंगे ना कितना होना चाहिए। नहीं, कल तो यही का ऊपर ही डिस्कशन होगा। इतना अभी बिना कोई के फार्मूला, बिना कोई कैलकुलेशन आप अचानक ये नहीं बोल सकता। पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बोल सकता हम 50,000 मांगेंगे, 60,000 मांगेंगे। साइंटिफिकली टेक्निकली कैलकुलेट करके आप, कारण आप नेशनल काउंसिल JCM, यू गॉट अ रिस्पांसिबिलिटी। अब कोई भी स्टेटमेंट बोल के एस्केप नहीं हो सकता। अब कुछ बोल रहा है तो उसका पीछे कुछ कारण होना है, कुछ कैलकुलेशन होना है, कुछ साइंटिफिकली टेक्निकली जस्टिफिकेशन होना चाहिए। वो हम लोग अभी डाटा कलेक्शन में है, डाटा कलेक्शन बहुत करना है, इसमें थोड़ा बहुत माइंड अप्लाई करना है, डिस्कस करना है। अभी रिसेंटली बैंक में क्या सेटलमेंट हुआ, LIC में क्या सेटलमेंट हुआ, उधर का मिनिमम तनख्वाह क्या है, तनख्वाह का अलावा उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, वो सब बेनिफिट हमको नहीं तो फिर उसको कैसे तनख्वाह में कॉम्पनसेशन करेगा, ये सब एक विचार है। दूसरा हम लोग का ये है, देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अभी तो 12 क्लास तक देता है, ठीक है। फीस तो बहुत ज्यादा है आजकल प्राइवेट स्कूल में, लेकिन कुछ पैसा देता है 12 बच्चा का 12th स्टैंडर्ड तक। लेकिन अभी 12th स्टैंडर्ड में काम नहीं चलेगा ना, 12th स्टैंडर्ड में किसको नौकरी मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो इसलिए वो भी एक मुद्दा रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्स तक आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इस मेमोरेंडम में एक बहुत पॉइंट आएगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।